पिछली वीडियो में हमने जाना था प्री ऑपरेटिव केयर के बारे में। ऑपरेशन से पहले नर्स क्या क्या पेशेंट को प्री ऑपरेटिव केयर देगी। इस वीडियो में जानेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मीन्स ऑपरेशन के बाद में मरीज को कौन कौन सी नर्स के द्वारा केयर दी जाएगी, तो वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आएगा। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड रहता है तो वो पेशेंट का जब ऑपरेशन रूम से निकलता है तो तब से स्टार्ट होता है, और सर्जन के पास में जब वो फॉलोअप के लिए आता है तो तब तक जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर रहेगा तो वो रहेगा। पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो हम PACU में और SICU में देंगे पेशेंट को। अब इसका पर्पज़ जानेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर का पर्पज़ क्या होता है। पोस्ट ऑपरेटिव का मेन पर्पज़ होता है कि जो पेशेंट है जो उसका ऑपरेशन हुआ है तो उसकी जो रिकवरी है वो जल्दी से जल्दी हो, और जो मोर्टिलिटी रेट होती है उसको कम करना रहता है। यदि हम ऑपरेशन के बाद में पेशेंट का केयर नहीं करेंगे तो मोर्टिलिटी, पेशेंट के मरने की जो रेट है वो बढ़ जाती है। तो पेशेंट को हॉस्पिटल में जो रुकने का जो टाइम है उसको हम घटा सकते हैं। यदि पेशेंट को हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं देंगे तो उसकी जो इंसिजन साइट है या वुंड है वो जल्दी से हील नहीं होगा और पेशेंट को ज़्यादा दिन स्टे करना पड़ेगा, या उसको कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे जिसकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा। तो उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे के और जो पेशेंट का हॉस्पिटल में स्टे करने का जो टाइम है उसको घटा सकते हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव में हम पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे के हम हॉस्पिटल की जो कॉस्ट है हॉस्पिटल और पेशेंट की, तो उसको भी हम कम कर सकते हैं। यदि हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं देंगे तो पेशेंट को दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उससे क्या है पेशेंट को ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा, तो पेशेंट का भी उसमें खर्च बढ़ेगा और हॉस्पिटल का भी जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। अब जानेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर रहता है तो वो हम दो जगह पे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। पहला रहेगा PACU, दूसरा है SICU। तो PACU यूनिट होती है तो वो होती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट और पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट। तो ये क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर से निकलते ही जस्ट पास में एक वार्ड बना देते हैं, तो उसमें कुछ 8-10 पलंग का वार्ड रहता है। तो वहाँ पे हम ऑपरेशन से जैसे पेशेंट निकलेगा तो उसको वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रखेंगे। PACU में क्या होता है, ऑपरेशन से पेशेंट को जो एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसकी जो रिकवरी नहीं हो जाती पूरी तरीके से, तब तक इस यूनिट में पेशेंट को रखेंगे। और यहाँ पे हाईली स्किल्ड नर्स और एनेस्थेटिक रहता है और दूसरे सर्जन रहते हैं जो कि पेशेंट को देख सकते हैं यदि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो। और जो हमारा PACU है वो साउंड प्रूफ होना चाहिए और उसका जो कलर है वो सॉफ्ट कलर का होना चाहिए। यूनिट है वो ऐसी आइसोलेटेड होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे दूसरे पेशेंट ना रहे, तो जिससे क्या होगा पेशेंट की एंजाइटी है वो रिड्यूस होगी और उसको कंफर्ट फील होगा। अब जानेंगे फेजेज ऑफ पोस्ट ऑप यूनिट। तो इसकी 2 फेज रहेगी, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज फर्स्ट ये इमीडिएट रिकवरी फेज होती है और इसमें इंटेंसिव नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या है पेशेंट का कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो जो साइन दिख रहे हैं तो उनको जल्दी डिटेक्ट कर सकें। और यहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट का जो ऑपरेशन हुआ है तो उसका कंप्लीट रिकॉर्ड है यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, जिससे क्या है उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्लान बनाने में आसानी रहेगी। और ये फेज ऐसा डेजिग्नेटेड रहता है कि यहाँ पे जो भी सर्जिकल पेशेंट आता है तो उसका हम इमीडिएट केयर कर सकें और उसको मॉनिटर कर सकें। फेज सेकंड रहता है तो उस यूनिट से यहाँ पे पेज जो सेकंड बना है तो वहाँ पे पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे पेशेंट को केयर करेंगे। फेज 2 में ऐसे पेशेंट की केयर की जाती है जहाँ पे फेज फर्स्ट से पेशेंट यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आता है। यहाँ पे पेशेंट ऑब्जर्वेशन के लिए रहता है और यहाँ पे जो फेज फर्स्ट में नर्सिंग केयर दी गई थी उससे कम नर्सिंग केयर देने की ज़रूरत पड़ती है। फेज सेकंड को हम स्टेप डाउन और प्रोग्रेसिव केयर यूनिट भी बोल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जो पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट है तो उसमें क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट हम करेंगे। तो यहाँ पे हम जब तक उसको केयर प्रोवाइड करेंगे तब तक की जो एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट है वो पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए, या वो पेशेंट एनेस्थीसिया से पूरी तरीके से रिकवर्ड ना हो जाए, तब तक यहाँ पे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट का वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, तो उसमें पल्स, वॉल्यूम, रेगुलर ऑफ डीप
और नेचर ऑफ रेस्पिरेशन, वो उसका रेस्पिरेशन किस प्रकार का है और उसकी जो डेप्थ है रेस्पिरेशन को, उन सबको चेक करेंगे। उसका सेचुरेशन चेक करेंगे, अगर सेचुरेशन 94 से कम आ रहा है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। उसका स्किन कलर देखेंगे, स्किन कलर में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है। पेशेंट के कॉन्शियसनेस एबिलिटी को देखेंगे कि वो पेशेंट कॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। तो उसको कोई कमांड देंगे तो उसमें वो रेस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसकी एबिलिटी को चेक करेंगे। यहाँ पे हम पेशेंट का इनटेक आउटपुट मेंटेन करेंगे। पेशेंट का जो पोजीशन है उसको प्रॉपर पोजीशन में रखेंगे और उसका जो एयरवे है उसको क्लियर करेंगे और उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे यदि उसका सेचुरेशन कम आ रहा है तो। लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये क्या होता है, पेशेंट अगर सही पोजीशन में नहीं लेटा है तो उसका जो एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। तो इसको दूर करने के लिए जो एयरवे जो होते हैं तो उसको डाल के भी हम उसका एयरवे मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए जो गुड्डल एयरवे आता है तो उसको लगा के पेशेंट का एयरवे हम ऑब्स्ट्रक्शन से बचा सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट के अंदर हम आईवी स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखेंगे। जो बोतलें लगी है अगर वो ख़त्म होती है तो उसको चेंज करेंगे। अगर कोई भी बीटी चढ़ाने का बोला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का तो उसको हम ट्रांसफ्यूज करेंगे। और पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में तो नहीं जा रहा है तो इसको चेक करते रहेंगे और उसको आईवी फ्लूइड देते रहेंगे। यहाँ पे पेशेंट को वार्म रखेंगे, मतलब क्या होता है ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को शिवरिंग होती है तो उसको दूर करने के लिए पेशेंट को ब्लैंकेट से कवर रखेंगे या जो रूम है उसको वार्म रखेंगे। पेशेंट का इनटेक आउटपुट बैलेंस चेक करेंगे, उसको मॉनिटर करते रहेंगे और उसका वो जो वाइटल साइन है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे। यदि पेशेंट शॉक में चला जाता है तो शॉक पोजीशन देंगे जिससे कि उसका जो शॉक में गया है पेशेंट तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को फ्लैट और बैक साइड से लेटा देंगे और उसके जो पैर है उसके नीचे 20 डिग्री तक कुछ ऐसी चीज़ रखेंगे कि पैर ऊपर उठ जाए, जिससे क्या होगा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सिर की तरफ रहेगा और पेशेंट शॉक पोजीशन से रिकवर हो सकेगा। पोस्ट ऑपरेटिव रूम में दूसरा काम रहेगा जो सर्जिकल साइट है उसका असेसमेंट करना। वहाँ से जैसे जहाँ इंसिजन लगा है तो वहाँ कोई हेमोरेज तो नहीं हो रहा है, वहाँ से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, तो उसको चेक करेंगे। यदि पेशेंट का हेमोरेज हो रहा है और वहाँ पे अगर हमने चेक नहीं किया तो ये पेशेंट का डेथ का कारण भी बन सकता है। सर्जिकल साइट को हम क्या है कि सर्जरी के कुछ दिन बाद तक लगातार कंटिन्यू चेक करना रहता है कि कहीं से हेमोरेज तो नहीं हो रहा है। पेशेंट का हेमोरेज होने पे उसका जो आउटपुट रहता है कार्डियक आउटपुट वो डिक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर और जो एचपी लेवल है वो फॉल हो जाता है जल्दी से। तो पेशेंट को क्या है पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग करते रहना है और देखते रहना है कि पेशेंट का हेमरेज तो नहीं हो रहा है कहीं से। यदि पेशेंट को ज़रूरत है तो पोस्ट ऑपरेटिव हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे और कंटिन्यूसली हमें जो इंसिजन साइट है उसको हम इंस्पेक्टेड करते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे कि सर्जिकल साइट से कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। यदि ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे। यदि ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो पेशेंट को दोबारा हम ऑपरेशन रूम में लेंगे और दोबारा उसको एक्सप्लोरेशन करेंगे कि उसका जो हेमरेज हो रहा है बॉडी कैविटी से तो उसका क्या कारण है। पेशेंट का रूम हम वार्म रखने के लिए वार्मर का यूज कर सकते हैं, ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं और वार्म लाइट आती है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। इससे हम पेशेंट को शिवरिंग से बचा सकते हैं। आफ्टर सर्जरी के बाद में जब पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव रूम में रखते हैं तो पेशेंट ज़्यादातर एंजाइटी और पेन की शिकायत करता है। तो पेन को दूर करने के लिए हम ओपोइड एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे जैसा कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब्ड किया है, और एपिड्यूरल एनाल्जेसिक दे सकते हैं, NSAIDs एनाल्जेसिक दे सकते हैं और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि पेशेंट का जो फेयर है और एंजाइटी है उसको दूर कर सकते हैं। दूसरा जो मेन कॉम्प्लिकेशन रहता है वो वोमिटिंग या नोजिया की प्रॉब्लम रहती है। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को मेटाक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन आता है या ऑन्डास्टेरोन एमसेट के नाम से आता है, तो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अनुसार उसको देंगे और हम पेशेंट की नोजिया वोमिटिंग से बचा सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट से पेशेंट का डिस्चार्ज जब करेंगे जब पेशेंट एनेस्थीसिया से पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। अब हमें पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट से कब डिस्चार्ज करना है, तो एक तो एनेस्थीसिया से रिकवर होने पे, दूसरा है जो उसका जो वाइटल साइन है वो स्टेबल है और नॉर्मल है,
और पेशेंट ओरिएंटेशन है, उसको पता है पर्सन के बारे में, जो सामने है वो कौन है, वो खुद का नाम बता रहा है, जगह का नाम बता रहा है, उसको टाइम इवेंट का इनका अगर पता है तो उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। और उसका जो सेचुरेशन लेवल है वो चेक करेंगे। अगर उसका लेवल है 94 से अबव है तो ये नॉर्मल सेचुरेशन रहेगा और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसका यूरिन आउटपुट है वो 30 ml पर आवर हो रहा है तो ये नॉर्मल यूरिन आउटपुट रहेगा। और पेशेंट को पेन है वो मिनिमम है, तो ऐसी कंडीशनों में हम पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट से डिस्चार्ज कर सकते हैं। और उसका जो रेस्पिरेशन लेवल है वो एडिक्वेट है। एक टेस्ट होता है एल्डरेट स्कोर टेस्ट, तो इसमें अगर उसका स्कोर 9 से ऊपर है तो उसको हम एनेस्थीसिया केयर यूनिट तो उससे हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये एल्डरेट स्कोर टेस्ट हम किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए ये सीट दे रखी है। तो यहाँ पे ये सीट दे रखी है, तो इसको हम देख के और यहाँ पे उसका डाटा भरेंगे और उसका स्कोर अगर 9 से ऊपर आ रहा है तो हम पेशेंट को जो पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट है उससे डिस्चार्ज कर सकते हैं। टीचिंग पेशेंट सेल्फ केयर, इसमें पेशेंट को हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट से डिस्चार्ज होने पे पेशेंट को कुछ टीचिंग करेंगे, जिसमें अगर जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम आ रहा है तो हम उसको कुछ बताएंगे, जिस पे पेशेंट क्या करेगा, वो खुद अपना जो केयर है वो घर पे आसानी से केयर कर सके। तो उसको हम वुंड केयर के बारे में बताएंगे कि अपना जो घाव है उसको किस प्रकार से रखना है, पानी से बचा के रखना है, और कब आपको ये जो स्टिच लगे हैं उसको कटवाने के लिए आना है, उसको किस प्रकार से डाइट लेनी है, घर पे कौन कौन सी डाइट लेनी, कब लेनी है, और क्या क्या एक्टिविटी करनी है और क्या नहीं करनी है, और दवाइयाँ कब कब कैसे खानी है, और फॉलोअप के लिए कब आना है। तो ये चीज़ें सब हम पेशेंट को बताएंगे, जिससे क्या है पेशेंट खुद अपनी केयर घर पे कर सकता है और कुछ कॉम्प्लिकेशन होने पे वो सर्जन के पास में फॉलोअप के लिए आ सकता है।